Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. It's me Rustam and today I'm going to talk about Gestaltism. As we are studying schools and perspectives in psychology, so it's our next school of thought, Gestaltism. सबसे पहले जानते हैं Gestalt school of thought का basic theme क्या है. Gestalt is a German word which means total or as a whole. Max Redimer, Kurt Kofka and Kohler founded Gestalt psychology. इसमें ज़्यादा फादर फिगर मैक्स रेदिमर को कंसीडर किया जाता है. इट इज़ टोटली अगेंस्ट द स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट. स्ट्रक्चरलिज्म जैसा कि नाम से शो हो रहा है, हमने प्रीवियसली इसको स्टडी किया. स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पार्ट्स पर, स्ट्रक्चर पर फोकस करता था, जबकि ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप का आइडिया बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर हो, बल्कि चीज़ को एज अ होल परसीव किया जाता है. सो इसके अगेंस्ट, उसकी अपोजिशन में ये स्कूल ऑफ थॉट आया था. इसका बेसिक थीम है एज अ होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स. एनी फिनोमेना शुड बी परसीव्ड इन ओवरऑल फॉर्म. कोई भी फिनोमेना लव्स कांट, इमैनुअल कांट ने इंट्रोड्यूस करवाया था. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी समझ में, अकल में, आँख को नज़र आ जाए, या कोई भी फिनोमेना यानी कोई नज़रिया हो सकता है, कोई देखने वाली चीज़ हो सकती है. तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी अकल समझ में और आँख को नज़र आ जाएं, या आँख को नज़र ना भी आएँ तो एक समझ में आ जाएं, तो उसे फिनोमेना कहते हैं. एनी फिनोमेना शुड बी परसीव्ड इन ओवरऑल फॉर्म. तो गेस्टार्ड कहता है कोई भी फिनोमेना हो उसको हम पार्ट्स में नहीं बल्कि ओवरऑल फॉर्म में परसीव करते हैं. तो इसकी कुछ कंट्रीब्यूशन के हवाले से यहाँ पे की पॉइंट्स हैं. कोर्ट कोफ्का रोट अ बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टार्ट साइकोलॉजी. कोफ्का ने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टार्ट साइकोलॉजी. मैक्स रेदिमर रोट अ बुक प्रोडक्टिव थिंकिंग. ये इनकी बहुत फेमस बुक है, प्रोडक्टिव थिंकिंग. ये बुक इन्होंने लिखी और उसमें इन्होंने एक फाइव फिनोमेना का कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था. वो फाइव फिनोमेना बेसिकली है क्या? टू क्लोजली प्लेसेस ऑब्जेक्ट सीम मूविंग देमसेल्व्स एट हाई फ्रीक्वेंसी. इस फाइव फिनोमेना के अकॉर्डिंग यानी दो ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लोजली हैं और अगर हम उनको हाई फ्रीक्वेंसी दे दें तो वो ऐसे लगता है जैसे वो उसका पार्ट है. मसलन ये अभी लाइट्स लगाते हैं हम, कुछ इवेंट्स होते हैं तो उनमें जब लाइट्स को आप देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स होती हैं और वो एक जलती है, दूसरी बंद हो जाती है, तो उनके दरमियान एक इस किस्म का रिलेशन होता है. हमें ऐसे लगता है जैसे ये लाइट्स की कोई रो है जो चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो लाइट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो माइंड है वो परसीव इस तरह करता है चीज़ों को, फाइव फिनोमेना के अकॉर्डिंग वो उसका हिस्सा लगते हैं. यानी दो अलग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं लेकिन उसका हिस्सा लगते हैं और एक दूसरे के साथ वो लिंक बिल्ड करते हैं. एक और कॉन्सेप्ट इस स्कूल ऑफ थॉट में पाया गया, जिगरनेक इफेक्ट बाय ब्लोमा जिगरनेक, रशियन लेडी. ये एक रशियन लेडी है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया. एन इंटरप्टेड टास्क इज़ बेटर मेमोराइज्ड बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ बीइंग अनफिनिश्ड. यानी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो टास्क हम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता, अनफिनिश्ड रह जाते हैं, वो बेटर मेमोराइज्ड रहते हैं. उस रीज़न की वजह से, वो जो मेन रीज़न होता है उसकी वजह से वो रीज़न हमें हमेशा वो जो अनफिनिश काम था उसको मेमोराइज कराता रहता है. ठीक है. इसके अलावा कोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे. इसे इसलिए इनसाइट थेरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं. कोलर चिंपैंजी इंसाइट एक्सपेरिमेंट, गेस्टाल्ट आल्सो नोन एज थेरी ऑफ इंसाइट. अब जानते हैं इंसाइट थेरी क्या थी. चिंपैंजी इंसाइट एक्सपेरिमेंट बाय कोलर. ठीक है. तो इसने एक चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और खाना लटका दिया. तो अब कुछ चीज़ें पड़ी थी. अब चिंपैंजी ने यानी सिर्फ खाने पे फोकस नहीं किया. इनसाइट से मुराद है बसीरत. पूरे पूरे उस कमरे को जाना और उसने पूरा एज अ होल परसीव किया उस माहौल को. उसके बाद फिर उसने कुछ बॉक्सेस रखे और बॉक्सेस रख कर फिर उसने स्टिक उठाई और स्टिक की मदद से उसने खाना हासिल कर लिया. तो ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कवानीन वज़ा किए थे परसेप्शन को लेकर. तो उन्हें गेस्टार्ट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. द होल इज़ ग्रेटर फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. Gestalt psychologists develop a set of principles to explain perceptual organization or how smaller objects are grouped to form larger ones. These principles are referred to as the Gestalt laws of perceptual organization. इसे principles भी कह सकते हैं और laws भी, आपने confuse नहीं होना. Here are 7 Gestalt laws or principles of perceptual organization. Major 7 Gestalt laws हैं यहाँ पे. Figure ground, law of similarity,
law of proximity, law of common fate, law of continuity, law of clear, law of focal point. ओके, फिगर ग्राउंड, फिगर कहते हैं वो मेन पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ग्राउंड उसका बैकग्राउंड। तो दोनों पर फोकस करने के नतीजे में ही हम उस पूरी पिक्चर को परसीव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी टेंड टू सेगमेंट आवर visual world into figure arc and ground. Figure is the object or person that is focus of the visual field while the ground is the background. दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे फोकस करें तो हमें बटरफ्लाई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह करके फिगर ग्राउंड का एक रिलेशनशिप होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। Similarity occurs when objects look similar to one another. People often perceive them as a group or pattern. अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पे लोगों को देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ड्रेसेस हैं, लेकिन वो एक साथ खड़े हैं, इसलिए वो एक पूरे ग्रुप की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो सिमिलर ही कंसीडर की जाती हैं, अगरचे वो उनकी शेप्स अलग अलग हों, लेकिन उन सब को हम एक फॉर्म में परसीव करते हैं। इस बुनियाद पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी हैं, बहुत बड़े बड़े प्लाजे, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी से उसको डील करने के लिए, कस्टमर को डील करने के लिए जो बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, जो मसलन किचन का सामान है, तो किचन की सारी चीज़ें एक सिमिलर फॉर्म में आती हैं। तो अगर आपने शॉपिंग करनी है 1,000 की, तो आपकी वहाँ पे 5,000 की शॉपिंग हो जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे मैंने ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना। तो चाहे उनकी अपनी शक्ल अलग अलग हो, लेकिन जब वो ग्रुप में आती हैं तो सिमिलर परसेप्शन देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of proximity, things that are near each other seem to be grouped together. यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें एक दूसरे के करीब होती हैं वो एक पूरी ग्रुप की शक्ल देती हैं, अगरचे वो एक दूसरे का हिस्सा नहीं भी होती। यहाँ पे देखें, एडिटिंग करके कुछ पिक्चर्स इस तरह की बनाई गई हैं, ऐसे लगता है जैसे ये रियल पिक्चर्स हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप में है इसलिए हम इनको रियल परसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर हम क्रिटिसिज्म के नतीजे में ऐसा कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉमन फेट। Elements that move in the same direction are perceived as more related than elements that are stationary or that move in different directions. Law of common fate ये कहता है कि जो commonly एक पूरा झुंड जा रहा है परिंदों का, तो आप कहेंगे कि ये सारे इक्वली एक पूरे स्पीड के साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भूल जाते हैं, लेकिन वो एक पूरा ग्रुप आप परसीव करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में जा रहे होते हैं, हालांकि वो अलग अलग परिंदे जा रहे होते हैं। तो ये कॉमन फेट ये कहता है कि पूरे झुंड को आप परसीव करते हैं, ना कि एक एक को। लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी सजेस्ट दैट वी आर मोर लाइकली टू परसीव कंटिन्यूस। ये लॉ ये क्लेम करता है कि हम चीज़ों को कंटिन्यूस फॉर्म में परसीव करते हैं। यहाँ पे आपको कैट नज़र आ रही है, तो कैट को हम ऐसे देखने के बाद ये परसीव कर रहे हैं, हमारी ये परसेप्शन बन रही है जैसे कैट ने अपना चेहरा दोबारा से वापस किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ये लॉ ये कहता है कि हम देखने के बाद हम उसे कंटिन्यूस फॉर्म में परसीव करते हैं, हालांकि अगर हम उसे गौर करें तो ऐसा नहीं होता। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं कि चीज़ों को हम कंटिन्यूस फॉर्म में परसीव करते हैं, उसमें हम जो गैप होता है उसको खुद ही फील कर लेते हैं। लॉ ऑफ क्लियर। लॉ ऑफ क्लियर भी पिछले लॉ की तरह मुमासलत रखता है, उससे मिलता जुलता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पर्सन, जो भी चीज़ हमें नज़र आती है, तो उसमें जो गैप होता है वो हमारे माइंड में कैपेसिटी होती है कि हम उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक दायरा नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ हिस्से उसके वाजिया नहीं है, तो आप उसको पूरा दायरा ही परसीव कर रहे हैं, ना कि उसके जो हिस्से ख़त्म है उसको आप परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी इस तरह की आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है। तो ये देखें, डॉग जा रहा है, तो आप इसको पूरे को डॉग परसीव कर रहे हैं, हालांकि ये पूरी शक्ल नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट से मिलाकर एक डॉग और उसको रन करवाया जा रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है जैसे ये पूरा डॉग जा रहा है। तो ये लॉ ऑफ क्लियर यही क्लेम करता है कि हमारे ब्रेन में एक कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों का जो गैप होता है उसको फिल कर लेता है। अभी ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसका बेसिक फोकस ही इसी चीज़ पर है कि चीज़ों को हम पार्ट्स, एक एक हिस्से को परसीव नहीं करते, बल्कि उसको एज अ होल परसीव करते हैं। चाहे हमें उसकी 2-4 हिस्से भी मिल जाएं तो हम उसकी एक शक्ल बना लेते हैं, हमारे माइंड में कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ आया था। नेक्स्ट लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है, लास्ट लॉ है लॉ ऑफ focal point. The focal point principle states that whatever stands out visually will capture and hold the view's attention first.
اب وہ آپ کو کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، وہ چیز آپ پہلے پرسیو کرتے ہیں. یہ لا یہ کلیم کرتا ہے فوکل پوائنٹ پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو کتنے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ریڈ پوائنٹ ہے وہ آپ کو واضح اور سب سے زیادہ پہلی نظر آپ کی اس پر پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے، آپ تمام لاز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا لیکچر تھا آج کا. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. فائنلی تھینکس فار واچنگ لسننگ.